हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा वेक्टर, उसके अंदर हम काफी चीजें पढ़ चुके थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो यहां पर हम हेडिंग डालते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर रहता है ना दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आपको इस प्रोडक्ट में खाली दो ही चीज पढ़नी है। क्या है दोनों चीजें? तो यहां पर देखिए, एक आपको पढ़ना है सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक और रहता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। एक है हमारा डॉट प्रोडक्ट और सेकेंड है आपका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो टाइप से क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं किसके, आपके वेक्टर के। क्लियर है? अच्छा, आप ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। उससे पहले आप ये समझिए, जो आपके जो डॉट प्रोडक्ट रहता है ना, जैसे हम पहला वाला पोर्शन उठाते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया, डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से भी कंसिडर करते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है। कौन कौन से वेक्टर है, यहां पर हम देखते हैं। एक वेक्टर हम ये बना लेते हैं ए, ठीक है, और एक और वेक्टर है हमारे पास में ये बी वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा का एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इस पहले वेक्टर ए का इस दूसरे वेक्टर बी के साथ में अगर प्रोडक्ट करता हूं, तो मेरे को जो तीसरी क्वांटिटी मिलेगी रिजल्ट में, वो मेरी कैसी क्वांटिटी रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट रहता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को लेते हो और उनका प्रोडक्ट करते हो, तो आपको जो तीसरी क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है तो आपको अच्छे से पता होगा, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, डिपेंडेंट होती है खाली उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर क्या मैजिक हो रहा है, यहां पर मैजिक ये हो रहा है कि आप दो वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका प्रोडक्ट करके एक तीसरी ऐसी क्वांटिटी निकाल रहे हो जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो ये रहता है आपका क्या, डॉट प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है इतना? चलिए, अब अगर आपको ए और बी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को जो शो करते हैं हम, ए वेक्टर, यहां पर हम डॉट लगाते हैं और यहां पर लिखते हैं बी वेक्टर। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है, तो आप नॉर्मल वैसे तो नहीं कर सकते क्योंकि एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है यहां पर मोड में ए, ठीक है, यहां पर लिखना होता है मोड में बी, और यहां पर लगा देते हैं आप कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसके मैग्नीट्यूड को लिखिए, फिर मैग्नीट्यूड के साथ में बी वाले मैग्नीट्यूड को लिखिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में cos थीटा लगा दीजिए। अब यहां पर जो थीटा है आपका, वो थीटा क्या रहता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये फॉर्मूला रहता है a डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी cos थीटा। ठीक है, अब ये आया कैसे, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जैसे आपके पास में क्या था, ये a वेक्टर था और यहां पर क्या था आपका b वेक्टर था, और ये एंगल बन रहा था थीटा। ठीक है, अगर मैं इस b वेक्टर का a वेक्टर के रेस्पेक्ट में अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, तो यहां से लेके यहां तक का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, वो कितना आएगा, b cos थीटा। ठीक है, बस इसी का प्रोडक्ट होता है ये क्या, a डॉट बी cos थीटा। तो जैसे आप a डॉट बी निकालते हो, आपका फॉर्मूला यहां से बन के आता है a b cos थीटा। क्लियर है? तो ये रहता है आपका क्या, स्केलर प्रोडक्ट। यहां पर हम एक और वे में लिख सकते हैं इसको, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं वेक्टर फर्स्ट, ठीक है, इनटू, यहां पर डॉट लगाते हैं हम क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लिखते हैं वेक्टर टू, और इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कैसी क्वांटिटी रहेगी, एक स्केलर। ठीक है, तो ये रहता है हमारा क्या, डॉट प्रोडक्ट। और अभी आप सभी को पता है कि जो a डॉट बी रहता है, उसका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो क्या रहेगा, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो a डॉट बी है, ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका कहना ऐसा है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं a डॉट बी लिखता हूं, तो क्या मेरा ये इक्वल होगा
बी डॉट ए के, तो इसका जवाब है यस, यानी कि ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और अगर आप बी डॉट ए करते हो तो भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और दोनों की क्वांटिटी कैसी होगी, सेम, क्योंकि अगर आप ए डॉट बी करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, और ऐसे ही अगर आप बी का ए में प्रोडक्ट करते हो तो वो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी तीसरी, वो भी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये सेटिस्फाई रहता है। ये चीज क्लियर है आपको दोस्तों? तो ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसके अंदर हमने पहला जो पढ़ा है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ये चीज समझ में आई? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मॉड बी कॉस थीटा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी डॉट प्रोडक्ट की। अब हमने कुछ ऑर्थोगोनल वेक्टर भी देखे थे जिन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। ठीक है, और तीनों एक्सिस के अलावा एक एक यूनिट वेक्टर होता है। कौन कौन सा? एक्स एक्सिस के साथ में हमने यूनिट वेक्टर लिया था आई कैप, वाई एक्सिस के साथ में हमने लिया था जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ में लिया था हमने के कैप। तो अगर हम इन यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करते तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये भी हमें देखना है। क्लियर है? तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने ये ले लिया है। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की, तो इसको हम रफ करते हैं। हमारे पास तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तीन। हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारे पास में एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक होता है हमारे पास में जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था हमारा, उसे हमने क्या नाम दिया था, आई कैप। ठीक है, और जो वाई एक्सिस था उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर था, उसका जो वेक्टर था वो क्या था, जे कैप। और जेड एक्सिस की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो क्या था, के। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। आई जो है एक्स के लिए, जे जो है वाई के लिए, और के इज फॉर जेड। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, अब हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हम कितने वे से कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमको पता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर अगर बी है, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमको मोड ए मोड बी और कॉस थीटा लगाना होगा। ठीक है, मेरे पास पहला यूनिट जो वेक्टर है वो है आई कैप। ठीक है, अगर मैं आई कैप का प्रोडक्ट करता हूं, पहला यूनिट वेक्टर है आई कैप, अगर आई कैप का मैं प्रोडक्ट करता हूं किसके साथ में, जे कैप के साथ में, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके यूनिट वेक्टर्स, यहां पर हम लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होता है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा यूनिट वेक्टर। ये चीज समझ में आई? चलिए, अच्छा, इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं मोड ऑफ आई कैप, मोड ऑफ जे कैप, और यहां पर कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको पता है कि एक्स वाई और जेड तीनों कितने डिग्री पे रहते हैं, 90 डिग्री पे रहते हैं। ये भी 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है, और यहां पर भी 90 डिग्री है, यानी कि तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। और यहां पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि जो आई कैप है उसके 90 डिग्री के 90 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। यानी कि पहला वेक्टर और जो दूसरा वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि यहां पर अगर थीटा की बात करें इन दोनों के बीच में तो कितना रहेगा दोस्तों, 90 डिग्री रहेगा। ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो आई कैप है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला क्या है आपका, एक तो आपका इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका एक डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करो तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और ये जो चीज है ये दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ये दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। क्लियर है? कैसे? तो यहां पर आप देखिए, जैसे मेरे पास में अगर कोई वेक्टर है ए, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको मोड में लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और अगर इसके साथ में हम गुणा कर देते हैं ए कैप का, तो ये बताता है हमको क्या, डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली वेक्टर की। अब यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम आई कैप के, तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। जे कैप जो है हमारा ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1.1 कॉस। अच्छा, मुझे बताइए ये मेरा था आई कैप,
ये मेरा था जे कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका डायरेक्शन ऐसा था और इसका डायरेक्शन ऐसा था। जहां पर टेल से टेल टच हो रही होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल। ये हम पढ़ चुके पहले से, नहीं जिसने देखा तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। क्लियर? तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, पहली बात हमारी ये रही। तो रिजल्ट क्या आएगा, cos 90 कितना होता है जल्दी से बताइए। अगर किसी को निकालते नहीं आता है तो आप इस टेबल का यूज कर सकते हो। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेबल। देखिए दोस्तों, 0, ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ लिखा हमने 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 4, सबके अपोन में 4 कर दीजिए फटाफट, ठीक है, और सबके ऊपर इसे अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहाँ पर हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? चलिए, सो अब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा आपका, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा आपका √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये था हमारा साइन थीटा के लिए। ऐसी कॉस थीटा की अगर बात करें तो इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर 0। क्लियर? तो cos 90 क्या होता है हमारा दोस्तों, 0 रहता है, जैसा हमें यहाँ से पता चला। तो cos 90 जो हमारा रहता है वो किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल रहता है। ठीक है, ये निकालने की एक अप्रोच है पर आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो cos 90 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 0। यानी कि यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि जो मेरा i डॉट j है ये हमेशा क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम खाली i और j के लिए। ठीक है, क्योंकि i हमारा x एक्सिस के अलोंग है और j हमारा y एक्सिस के अलोंग है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर आपके पास में एंगल 90 डिग्री नहीं हो तब ये 0 आए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में। तो हमने i डॉट j निकाला। ऐसे ही अगर आप सेकेंड पोर्शन निकालते हो काय का, j डॉट k का, तो भी आपके पास क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा, सेम अप्रोच से। ठीक है, तीसरी क्वांटिटी की अगर हम बात करते हो तो तीसरी क्वांटिटी अगर आप निकालते हो k डॉट अगर i भी निकालते हो तो भी यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, और cos 90 0 होता है, इस वजह से हमें यहाँ जो वैल्यूज मिल रही है वो 0 के रेस्पेक्ट में मिल रही है। क्लियर दोस्तों? तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमने देख लिया। अब हमें बात करनी इसी से रिलेटेड। अगर मैं जो डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, अगर वो डॉट प्रोडक्ट में करता हूं किसका, आई कैप का और एक और आई कैप का, तब मेरा रिजल्ट क्या रहेगा उस बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब जो हमें प्रोडक्ट करना है वो किसका करना है, आई कैप डॉट आई कैप का। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं उसी एक्सिस के अलोंग एक और वेक्टर से, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा वो हमें देखना है। तो आई कैप डॉट आई कैप, इसका अगर हम प्रोडक्ट करना चाहे तो हमको पता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मोड में आई कैप, यहां पर भी मोड में आई कैप और यहां पर cos थीटा। क्लियर है? अब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, बिकॉज ये आपकी कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1। ठीक है, अच्छा cos थीटा, यहां पर cos लिख लेते हैं और यहां पर थीटा क्या आएगा ये हमको पता करना है। तो हमको पता है कि जो आई कैप रहता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है। ठीक है, और एक और आई कैप की अगर बात कर रहे हैं तो दूसरा जो आई रहेगा वो भी इसी एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा, यानी कि आई कैप और आई कैप की डायरेक्शन जो रहेगी एक ऐसी रहेगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रहेंगे दोनों। तो मुझे बताइए, जब ये लाइन इसी लाइन के ऊपर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये सपोज कीजिए ये मेरा आई कैप है, अगर ये ऐसे रहता है तो ये 90 डिग्री हो रहा है, मगर आई कैप और आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो बताइए ना, ये जैसे ये नीचे आ गया तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? तो यहां पर एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अगर हम बात करते हैं आई कैप और आई कैप, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे होते तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क को हटा के यहां लिख लेते हैं हम 0 डिग्री। क्लियर? अब cos 0 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1 निकल कर आई। यानी यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकल कर आया है कि अगर मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करता हूं आई कैप के साथ में तो मुझे यहां पर 1 मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ही है, यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हो, कोलिनियर बोल सकते हो इसको, मगर सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो ये 180 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे कि अगर आई कैप अगर आपका एक यहां पर है और अगर एक आई कैप आपका यहां पर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मगर यहां पर एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से मैंने क्या लिया, cos 0 लिया।
क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ में हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये तो आई कैप है मगर ये माइनस का आई कैप है बिकॉज ऑफ इट्स उल्टी डायरेक्शन। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए ये तो हमने आई कैप और आई कैप का देखा। अगर हम ऐसा ही प्रोसीजर अप्लाई करें जे कैप डॉट जे कैप के साथ में तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा बिकॉज जे कैप और जे कैप के लिए जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा 0 डिग्री। और ध्यान रखिए कि दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारी सेम है। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं के कैप और के कैप की तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि अगर आपका यूनिट वेक्टर जो है उसका प्रोडक्ट हम सेम यूनिट वेक्टर से करते हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तब उसका जो आंसर है वो कितना आएगा 1 के रेस्पेक्ट में आएगा। ये यूनिट वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ये चीज क्लियर होगी। इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से, फिर हम फाइनल कंक्लूड करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, इसको हम रफ करते हैं। तो यहां पर हमने अभी कुछ चीजें देखी, ठीक है, और उन चीजों में हमको क्या पता चला कि जो डॉट प्रोडक्ट रहता है यूनिट वेक्टर्स का वो कैसे रहता है। जैसे हम यहाँ पर टेबल अगर बनाना चाहे तो पहले हमने देखा अगर हम आई का डॉट प्रोडक्ट करते हैं जे के साथ में तो हमको क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी को प्रूव किया था। क्या थी प्रॉपर्टी? ए डॉट बी जो रहता है वो सिमिलर रहता है किसके? बी डॉट ए के। तो यहां पर भी वो लो फुलफिल करेगा। यानी कि अगर आई डॉट जे 0 है तो ये बराबर रहेगा किसके? जे डॉट आई के। यानी कि आई का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट करो या फिर जे का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करो, दोनों का आंसर 0 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। क्लियर है। चलिए सेकंड की हम अगर बात करते हैं तो यहां पर आएगा हमारा क्या? जे केप डॉट के केप, ये भी 0 रहेगा और ये किसके बराबर रहेगा? के केप डॉट जे केप के। ऐसे अगर हम तीसरी बात करते हैं यहां पर आएगा आपका के केप डॉट आई केप, ये भी हमारा 0 रहेगा और ये भी किसके बराबर रहेगा? आई केप डॉट के केप के। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या देखा था? चौथी जो क्वांटिटी हमने देखी थी कि हम आई का आई के साथ में प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमारा आंसर 1 आ रहा था। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? अगर हम जे का जे में करते हैं तो भी 1 आता है। ठीक है। और एक और हमने देखा था अगर हम के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो इसका आंसर भी 1 आता है। ये चीज समझ में। यानी कि यहां पर हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकल कर आए हैं। अगर आई डॉट जे 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आई है और जो जे है एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर। ठीक है। ये बहुत सही कंक्लूजन और आपके अधिकतर क्वेश्चन इसी कंक्लूजन से बनते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो बताइए उसके अंदर कोई एक अननोन वैल्यू दे देते हैं तो बताइए इस अननोन की वैल्यू क्या रहेगी। हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको पहली चीज ध्यान में यहां रखनी। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक पॉइंट लिख देते हैं तो उसको भी नोट डाउन कर लिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले जाओगे इसको रफ करते हैं। यहां पर आपको एक पॉइंट लिखना है। क्या पॉइंट है वो? स्टार बना के लिख लीजिए। इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other then their dot product is always 0। ठीक है। अगर आपके कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। 0 क्यों रहता है? क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि a डॉट b अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी वैल्यूज किसकी इक्विवेलेंट आएगी? 0 के इक्विवेलेंट आएगी। क्लियर दोस्तों? तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमको एक वेक्टर दे रखा है आई केप प्लस 2j माइनस के केप और एक और वेक्टर दे रखा है हमको माइनस आई केप प्लस जे केप माइनस 2k केप। ये चीज क्लियर है। और हमको ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं। सपोज कीजिए इसको हम ए वेक्टर नाम दे देते हैं, इसको हम बी वेक्टर नाम दे देते हैं। ठीक है। हमारे पास कोई दो वेक्टर है और हमको क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, यानी कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है अगर एंगल पूछा है और अभी हमने पढ़ा ही डॉट प्रोडक्ट है तो हमको एक चीज क्लियर है कि अगर यहां पर
ए डॉट बी, अगर मैं ए डॉट बी का अगर फॉर्मूला लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। ठीक, मुझे मॉड ए पता है, मुझे मॉड बी पता है, मैं मैग्नीट्यूड ए का निकाल सकता हूं, मैं मैग्नीट्यूड बी का भी निकाल सकता हूं, मेरे को बस खाली थीटा जो है वो क्या है, अननोन है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके यहां से थीटा निकाल सकता हूं। ये चीज क्लियर है? कैसे हम निकाल सकते हैं, तो cos थीटा को अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, cos थीटा को अगर मैं यहां लिखता हूं तो मेरे पास निकल कर आता है a डॉट b। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा मेरे पास में, मॉड a मॉड b। ये चीज क्लियर है? तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर थीटे को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपका जो भी थीटा रहेगा आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है दोस्तों? ये चीज समझ में आई? यानी कि अगर आपको थीटा पूछा इन दोनों के बीच का तो आप ये फॉर्मूला लगा के इसका थीटा निकाल सकते हो। तो जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसका थीटा कैलकुलेट करते कितना निकल कर आता है। कर लिया नोट? चलिए, हमको यहाँ स्पेस है, इसको रफ नहीं करते, यही कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमको थीटा निकालना है तो हमको चाहिए ए डॉट बी। ठीक है, और हमको चाहिए मॉड ए मॉड बी। तो अगर मेरे पास में ए ये लिखा हुआ है और मुझे मॉड ए निकालना है, तो मॉड ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आई के साथ में क्या है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ में यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, ये प्लस में चलता है, अंदर की वैल्यूज आपको लिखनी है माइनस में या प्लस में। जैसे के साथ में क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? हम ये जो वैल्यूज है किस टाइप से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगर हमको इस वे में जैसे आई जे और के फॉर्म में हमको कोई यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इस ए वेक्टर का हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई के साथ में आगे जो वैल्यूज दे रखी है, जे के साथ में जो वैल्यूज दे रखी है, के साथ में जो वैल्यूज दे रखी है, उनका हम अंडर रूट निकाल लेंगे, उनको स्क्वायर में लेके और उनको ऐड करके। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जो मॉड ए निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, जल्दी से देखिए कितना आ रहा है, ये तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस का 1 आ जाएगा ना, प्लस का 1 तो 4 1 5 और ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि अंडर रूट का 6 आ रहा है यहाँ पर। ये चीज क्लियर है? ऐसे ही आप बी को निकालिए, बी को हम इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे आप बी को निकालना चाहोगे मॉड में तो जल्दी से बताइए क्या आएगा, अंडर रूट तो लगा नहीं है, 1 क्या, ये आई के आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -1 का होल स्क्वायर, प्लस जे के आगे क्या है, यहाँ पर 1 है और ये भी प्लस का है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना है -2 तो यहाँ पर आपको लिखना होगा -2 का स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? चलिए, तो यहां से हमारे पास में बी जो मोड में बी है, यानी कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल कर आएगा, जल्दी देखिए, हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास में अंडर रूट का 6 कुछ निकल कर आ रहा है। यानी कि हमारे पास में हमने मॉड ए निकाल लिया है, हमने मॉड बी निकाल लिया है। क्लियर है? तो इसको हमको रफ करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। जो मॉड ए निकल कर आया हमारे पास में कितना निकल कर आया, अंडर रूट का 6, और मॉड बी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास अंडर रूट का 6 निकल कर आया है। क्लियर दोस्तों? तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए इसको नोट कर लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम रफ करते हैं, वापस से लिख लेंगे। जो फॉर्मूला था उसके अंदर जो हमको दो वैल्यूज चाहिए थी वो हमने लिख ली है, मॉड ए मॉड बी। अब हमको क्या चाहिए, जो फॉर्मूला था हम यहां पर लिखते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास में ए डॉट बी और यहां पर था हमारे पास में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मॉड ए मॉड बी हमने निकाल लिया, ए डॉट बी हमको निकालना है। तो जैसे अगर हमको ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी मैंने लिखा। ठीक है, इसको इक्वल करा मैंने किसके, ए की जगह मैंने ये पूरी वैल्यूज को लिखा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, यहां पर डॉट लगाया और यहां पर क्या लिखा, माइनस का i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप। ये चीज क्लियर है? और अभी हमने देखा था जो यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, अगर आप i का i के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 1, i का j के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 0। तो यहां पर हम चेक करते हैं। आपको ये चीज तो पता होगी कि जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी दे रखा है आपको और यहाँ पर a माइनस बी दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हो, आप इस a का a के साथ में करते हो a स्क्वायर, फिर आप इसी a का b के साथ में करते हो और यहाँ पर साइन देख लेते हो, माइनस का है तो माइनस का b स्क्वायर, फिर b का a में करते हो, फिर b का b में करते हो। ये अप्रोच चलती है आपकी। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। इस i का पहले इन तीनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो कैसा आएगा, यहाँ पर i कैप, ठीक है, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए और ये जो माइनस है यहाँ पर आप लिख लीजिए माइनस का i कैप।
ये चीज क्लियर होगी। फिर यहाँ पर आप प्लस लगाइए क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यहाँ पर कितना आ जाएगा आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। अच्छा इसके आगे 1 है ना, अच्छा इसको एक काम कीजिए यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पर आपके आई के आगे 1 दिख रहा है, यहाँ पर के आगे क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिए पहले 1 के साथ में, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, फिर क्या आ जाएगा आपका आई, फिर यहाँ पर डॉट हो जाएगा के का, क्लियर। अभी मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, इसका आई 1 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इस तीसरे के साथ, ठीक है। फिर ऐसे ही इतना होने के बाद में फिर आपको इस जे का मल्टीप्लाई करना है आई के साथ, जे के साथ और के साथ, फिर इस के का मल्टीप्लाई करना है आई के साथ, जे के साथ और 2k के साथ में, क्लियर है। तो हम नहीं करते अभी सॉल्व, आप इतना सा देख लीजिए फिर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे देखिए, आई का आई के साथ में करोगे तो हमको प्रॉपर्टी पता है कि अगर आई का आई के साथ में प्रोडक्ट होता है तो इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। और आई का अगर दूसरी अदर क्वांटिटी के साथ में अगर होता है तो वो क्या हो जाता है 0, ये अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी है, ठीक है। तो आई का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1, मगर यहाँ पर पहले से माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। आई का जे के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और आई का के साथ में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, यानी कि इस अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। अभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से देखिए। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है इस आई का डायरेक्ट आई के साथ में कर दीजिए, तो आई का आई के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1, जैसा अभी हमने देखा। फिर इस जे का इस जे के साथ में करते हैं तो यहाँ पर है प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि जे का जे के साथ में हमने प्रोडक्ट करा तो वो तो हो गया हमारा कितना 1 हो गया, क्लियर। यहाँ पर है माइनस का के केप और यहाँ पर है माइनस का 2 केप, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारे पास 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और के डॉट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज निकल कर आई है a डॉट b की, वो कितनी निकल कर आई है जल्दी से देखिए, यहाँ पर निकल कर आया है 3, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा के टर्म्स में। हमारा फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, a डॉट b कितना निकल कर आया 3, और मोड a कितना निकल कर आया था अंडर रूट का 6, मोड b निकल कर आया था अंडर रूट का 6। इन दोनों को जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास cos थीटा जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 3/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो cos थीटा निकल कर आएगा दोस्तों वो कितना निकल कर आएगा 1/2। अच्छा 1/2 को क्या मैं cos 30 डिग्री लिख सकता हूं, तो जी हाँ हम cos 60 डिग्री लिख सकता हूं। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर कितने cos 60 डिग्री के, क्योंकि जो 1/2 होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 1/2 होता है ये किसके बराबर होता है आपके cos 60 डिग्री के। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ cos को और cos को, तो मेरे पास जो थीटा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा दोस्तों 60 डिग्री थीटा निकल कर आएगा, क्लियर है। तो यहाँ अभी हमने देखा कि हम किस अप्रोच के साथ में डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक अच्छा बड़ा सा लिया है जिसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, साथ ही साथ में दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल, दोनों बीच का एंगल हम किस टाइप से निकाल सकते हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक। हमारा जो मेन फोकस था इस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड था। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, हमको एक वेक्टर दे रखा है a, इसकी वैल्यू हमको दे रखी कुछ 2, ठीक है। इसकी x डायरेक्शन होगी तो 2i कैप हम इसको ले लेते हैं, और एक वेक्टर दे रखा है हमको कुछ इस डायरेक्शन में, इसको हम ले लेते हैं b, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमको दे रखी कुछ 5 हमें दे रखी है, ये चीज क्लियर है। और दोनों के बीच का जो एंगल है जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा आई कैप को हटा दीजिए, अभी ये x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी x और y दोनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। a वेक्टर हमारे पास में है 2 और b वेक्टर है हमारे पास में 5, ठीक है। डायरेक्शन हमको दिख रहा है इसलिए हमने अभी यहाँ पर शो नहीं करी है, ये चीज क्लियर है। अब मुझे बताना है कि अगर मैं a डॉट b निकालता हूं तो स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं a डॉट b निकालता हूं तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है मोड a मोड b cos थीटा, ठीक है। हमको मोड a दे रखा है कितना 2, मोड b दे रखा है हमको 5, ठीक है। और cos यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, cos थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने a डॉट b की वैल्यू निकाली तो मेरे पास कितना आया 2 × 5 और cos 60 कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और a डॉट b जो मेरे पास निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 5, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। ये तो हमारी बात हुई फॉर्मूला की। अगर हमको i, j और k की फॉर्म में अगर वेक्टर्स को दे रखा हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करें, तो चलिए देखते हैं।
ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, इसको नोट करना हो तो कर लीजिए आप। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। जैसे यहां पर हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, पहला दे रखा है हमको ए वेक्टर दे रखा है हमको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और एक और वेक्टर दे रखा है हमको कोई b, इसकी वैल्यूज दे रखी है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है। सबसे पहले वही अप्रोच मैंने लिखा है यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगाया, यहाँ पर मेरा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। सेम अप्रोच करना है, पहले इस 2i का मुझे इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 3j का तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस k का तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम एक पूरी अप्रोच लिख देते हैं जल्दी से। जैसे 2 का मैं उन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर i के साथ में 1 है, तो ये तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा i डॉट i, ठीक है। यहाँ पर प्लस था, j के साथ में प्लस था, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितनी वैल्यूज थी 2, j के साथ में 2 है तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर आ जाएगा i डॉट j, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 6, और यहाँ आ जाएगा i डॉट k। फिर अब ये 2 का तो ये i का तो हो चुका है, अब हम j की बात करते हैं। j का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 j कैप डॉट i कैप, फिर ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 j कैप डॉट j कैप, ठीक है। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 9 j कैप डॉट k कैप। अब j का भी मल्टीप्लाई हो चुका तीनों के साथ में, अब k का मल्टीप्लाई करते हैं तीनों के साथ में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का k कैप डॉट i कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 k कैप डॉट j कैप, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 k कैप डॉट k कैप। क्लियर है। अब हमको एक चीज पता है कि i का r के साथ में करते तो 1 आता है, i का j के साथ में होता है तो 0, i का k के साथ में होता है तो भी 0, तो ये वाली टर्म होगी हमारी 0, ये वाली टर्म भी होगी हमारे पास 0, यहाँ पर j और i है, ये भी हमारे पास हो गया 0, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। j का j में करेंगे तो 1 आएगा, j का k में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, k का i में करेंगे ये भी हो जाएगा 0, k का j में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, खाली माइनस का 3 k कैप और k कैप मुझे 1 देगा, ठीक है। तो यहां से जैसे ही मैंने a डॉट b निकाला तो ये 2 i डॉट i कितना हो गया 1, तो यहाँ बचा मेरे पास 2, ठीक है। फिर ये तो 0 हो चुका है, ये भी 0, ये भी 0, ये बच रहा है, ठीक है। तो 6 को हमने कैसा प्लस का है तो प्लस का 6 रखा, और j डॉट j कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। फिर ये 0 है, ये 0, यहाँ पर आके जाएगा माइनस का 3, और k कैप और k कैप कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास में जो a डॉट b की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आई 5, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये रहता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहे होंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनको प्रोडक्ट करने पे, मतलब ऐसी कौन सी दो वेक्टर क्वांटिटीज है जिसका प्रोडक्ट करने पर हमको तीसरा स्केलर मिलता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स क्या है, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है दोस्तों आपका वर्क। ठीक है, अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर आपका जो वर्क निकल कर आता है ये आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, बट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या निकल कर आ रहा है, यहां पर डॉट लगा लीजिए। ठीक है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमको एक तीसरी क्वांटिटी स्केलर मिल रही है जिसको हम वर्क नाम दे रहे हैं। कैसे? जैसे फोर्स तो स्केलर, हमको पता है कि फोर्स अगर हम इस दिशा में लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उसका इसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स अगर उल्टी डायरेक्शन में आप लगाओगे तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उसके रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, मगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने एक बॉक्स है, एक बॉक्स को यहां से उठा के यहां इस जगह पर रखा और कितना खिसका है, सपोज कीजिए यहां पर रखा था 0 पे, आपने इसको 2 मीटर इस डायरेक्शन में रखा। ठीक है, तो आपको एनर्जी खर्च हुई कुछ 2 जूल। ठीक है, अब यहां से उठाकर इसको इस डायरेक्शन में भी अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हो तो भी आपकी 2 जूल एनर्जी ही खर्च होगी, एनर्जी खर्च होने में यहां पर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका वर्क कैसा, एक
स्केलर क्वांटिटी है जो मिलकर बना है दो वेक्टर क्वांटिटी से, और दो वेक्टर क्वांटिटी से मिलकर तभी बना है जब इन दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी का हमने डॉट प्रोडक्ट किया। ये चीज क्लियर है। और भी एग्जांपल जैसे कि आपका होता है पावर, ठीक है, पावर क्या होता है आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। एक और होता है आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है वो भी रहता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रहता है बी डॉट ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर एरिया के अलग यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो रहता है आपका वर्क हो गया, आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो ये सारी कैसी क्वांटिटी है आपकी, ये आपकी ऐसी क्वांटिटी है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, खत्म होता है। ये खत्म करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक और पॉइंट को मैं डिस्कस कर लेता हूं। चलिए इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक बुक में से क्वेश्चन को लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है आई कैप, यहाँ पर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक और वेक्टर आपको दे रखा है, दो फॉर्म में दे रखा है आपको 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप। और क्वेश्चन में पूछा है क्या a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, ठीक। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको हमेशा एक बात रखनी है कि अगर इफ a जो है अगर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो ये तभी सेटिस्फाई होगा जब a वेक्टर और b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को जैसे आपने सॉल्व किया, a डॉट b निकाला, a की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे 2i कैप माइनस j कैप के साथ में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूं इस i का i में, फिर इस j का j में। क्लियर है? तो यहां पर जैसे मैंने इसका प्रोडक्ट करा a डॉट b का, i का i के साथ में मैंने करा तो यहां पर आ जाएगा मेरा 2 प्लस इस 2 का मैंने j के साथ में करा तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 2, ठीक है। और k के साथ में कोई टर्म ही नहीं, गुणा करने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर मेरे पास में a डॉट b कितना निकल कर आया है, 0। यानी कि जी हाँ, a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो मेरा a वेक्टर, सपोज कीजिए ये मेरा a वेक्टर है, इसी के परपेंडिकुलर में क्या रहेगा आपका b वेक्टर रहेगा, और दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्लियर है? चलिए दोस्तों, हमने देख लिया डॉट प्रोडक्ट, पूरा एनालिसिस हमने कर लिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है और किस टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछ सकता है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हमको बात करनी है। तो हमने हेडिंग डाल ली क्रॉस प्रोडक्ट, और जैसे जो आपका डॉट प्रोडक्ट था उसको हम क्या कहते थे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम है, वो एक और नाम क्या है, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको नाम से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? नाम से क्या क्लियर होगा, जैसे कि हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तब उसका जो नाम था क्या था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर्स को अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो तीसरी क्वांटिटी मिलती है वो रहती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। मगर यहां पर जैसा कि आपने नाम देखा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि आपके पास दो वेक्टर्स रहेंगे मगर उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपकी बार वेक्टर ही आएगा। क्लियर है? तो हमने डॉट प्रोडक्ट देखा और क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम देखने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर हमको जो तीसरी क्वांटिटी मिलती थी वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, यानी कि वो डायरेक्शन की से इंडिपेंडेंट रहती थी। अब यहां पर हम बात करेंगे कि दो प्रोडक्ट अगर है किसका, वेक्टर्स का, और तीसरा भी अगर हमारा वेक्टर ही मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए, सपोज कीजिए आपके पास में एक वेक्टर है यहां पर ए के, दूसरा वेक्टर है आपके पास में कोई बी, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, मॉड ए मॉड बी और यहां पर आ जाता है साइन थीटा। ठीक है, बस इतना ही है, ये चीज क्लियर है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोर्शन निकल कर आएगा हमारा, ये खाली निकल कर आएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि आप ए डॉट बी करते हो और आपका अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपका पास एक वेक्टर है, वेक्टर फर्स्ट, ठीक है, और आप अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ में, वेक्टर 2 के साथ में, तो आपको जो तीसरी क्वांटिटी मिल रही है वो भी क्या मिलेगी, एक वेक्टर मिलेगा। यानी कि तीसरी क्वांटिटी भी क्या मिलेगी, वेक्टर मिलेगा। क्लियर है। और जो वेक्टर रहता है आपको पता है, अगर ए मेरा एक वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये चीज समझ में आई। अब यहां पर मैंने ए क्रॉस बी लिखा है और मैंने फॉर्मूला अगर लिखा है इसका मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो ये जो पूरी टर्म है ये खाली मुझे क्या देगी, मैग्नीट्यूड। मगर खाली मैग्नीट्यूड से मेरा वेक्टर नहीं बनता, वेक्टर के लिए मेरे पास में मैग्नीट्यूड साथ ही साथ में उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, एन केप लिख देंगे। ये एन केप जो है हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो बताता है इसकी डायरेक्शन को, किसकी, ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो अब अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं और अगर हमारी जो आंसर है वो अगर हमारा वेक्टर है तो इसके पास में अभी मैग्नीट्यूड भी है और अब डायरेक्शन भी है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तभी हम इसको क्या कह पाएंगे कि ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है। ठीक है, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि ए डॉट बी साइन थीटा करा और आपका आंसर आ गया, ये खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको इसकी डायरेक्शन को भी लेना होता है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई। यानी कि वेक्टर का वेक्टर के साथ में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमको तीसरी क्वांटिटी भी क्या मिलती है, एक वेक्टर मिलती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इन तीनों की डायरेक्शन जो रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे ये अभी हमें देखना है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ये ए है और ये बी है, तो इसकी डायरेक्शन अगर मुझे पता करनी है कि अगर मैं ए का बी के साथ में प्रोडक्ट करता हूं तो जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रू रूल का, या फिर हम राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मेरा ए, तो ए की तरफ मैंने मेरी फिंगर्स को ले गया, ठीक, ए की तरफ मेरी फिंगर्स को ले गया, और बी कहाँ है, मेरा ऊपर की तरफ है, और बी की तरफ मेरी फिंगर्स को मैंने कर्ल किया। ठीक है, तो मेरा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन रहेगी किसकी, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए इसको रब करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए अगर क्रॉस बी मैंने किया है तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस रिजल्ट के पास में दो चीजें रहेगी, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और कैसे भी निकाल सकते हैं हम, ये तो एक स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, और एक और रहता है आपका क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। तो अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर है मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर की तरफ मैं क्या ले जाता हूं, मेरी फिंगर्स को ले जाता हूं, ये मेरा थंब है, ठीक है, ये मेरी फिंगर्स है, ए की तरफ मेरी फिंगर्स को ले गया और मेरी फिंगर्स को मैंने कर्ल किया बी की डायरेक्शन में, ठीक है, कर्ल एट बी, बी की तरफ मेरी फिंगर्स को कर्ल किया, तो मेरा थंब जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वही डायरेक्शन रहती है मेरी किसकी, ए क्रॉस बी की। ठीक है, ये बात को खाली समझिए, ठीक है, लिखने से कोई मतलब नहीं है। स्क्रू रूल क्या कहता है, स्क्रू रूल नहीं, पहले हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ रहे हैं, तो अपने फिंगर्स को ले जाइए ए की डायरेक्शन में, फिर कर्ल कीजिए बी की डायरेक्शन में, जो आपका थंब शो कर रहा है वही डायरेक्शन रहती है आपकी किसकी, ए क्रॉस बी की। अब देखिए अगर मैं बी क्रॉस ए जाता हूं तो बी की तरफ मेरे फिंगर्स को ले गया और ए की तरफ मैंने फिंगर्स को मेरी कर्ल किया, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी जब मैंने करा था तब मेरा अंगूठा बाहर दिख रहा था, अब जब मैंने बी क्रॉस ए करा था मेरा अंगूठा अंदर की तरफ है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब स्क्रू रूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है, अब स्क्रू जो रहता है आपका उसको पेचकस ऐसे लगाते हैं और ऐसे खोलते हैं, ठीक है,
तो आपने क्या करा, यहां पर मैंने एक स्क्रू रख रखा है, ठीक है, और स्क्रू को अगर मैं ए से लेके बी की तरफ घुमा रहा हूं, ए से लेके बी तक घुमा रहा हूं, तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में बाहर आ रहा होता है वो डायरेक्शन होती है आपकी किसकी, ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की, ठीक है। मगर आप स्क्रू को ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे बी से ए की तरफ घुमा रहे हो तो आपका स्क्रू अंदर जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन रहती है आपकी बी क्रॉस ए की। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करता हूं, जैसे ये मेरा केप है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा रहा हूं तो मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको उल्टा घुमाता हूं तो ये मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। तो स्क्रू रूल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये दो रूल होते हैं। स्क्रू जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे होते हैं वो आपको देखना होता है कि आप ए से बी घुमा रहे हो या फिर बी से ए घुमा रहे हो। जिस डायरेक्शन में वो आगे पीछे हो रहा होता है वही डायरेक्शन होती है आपकी ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए की। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। दो रूल ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तो राइट हैंड थंब रूल ही ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ए की डायरेक्शन में से बनाया, फिर जिस डायरेक्शन में कर्ल किया और जिधर थंब रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो डायरेक्शन होती है आपकी ए क्रॉस बी की, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, हम एक और बार समझ लेते हैं क्या रहता है ये। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। जैसे राइट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करें यहां पर, तो मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है कुछ ए, ठीक है, एक वेक्टर दे रखा है मुझे कुछ बी, ये ना एक प्लेन में रखे हुए, जैसे ये प्लेन बना लेता हूं मैं, ये मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन में रखे हुए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस ए की तरफ, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस ए की तरफ ऐसे फिंगर्स को ले गया और बी की तरफ ऐसे कर्ल किया, ठीक है। तो मेरा अंगूठा ऐसा ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ क्या रहेगा मेरा, ए क्रॉस बी की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, क्या रहेगी, ए क्रॉस बी की तरफ डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है दोस्तों, तो ये था हमारा किस टाइप से हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन को। दो रूल देखे हमने, स्क्रू रूल और एक देखा हमने राइट हैंड थंब रूल। ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया, इसको रफ करते हैं। चलिए यहां पर अभी हमने एक चीज देखा क्या, कि अगर मेरे पास में ए लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोड ए मोड बी और यहाँ पर साइन थीटा होता है। ये रिप्रेजेंट करता है खाली मैग्नीट्यूड को और इसके पीछे हम एन कैप लगाते हैं जो हमको बताता है इसकी डायरेक्शन को। और एन कैप की जो डायरेक्शन है हम राइट हैंड थंब रूल से या फिर हम स्क्रू रूल से इसको निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है मेरे पास में बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं निकालता हूं ए क्रॉस बी, तो देखिए जैसे मैंने ए क्रॉस बी निकाला तो ए से ए की तरफ मैंने फिंगर्स ले गया और बी की तरफ मैंने कर्ल किया, तो मेरा अंगूठा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी अगर मैं करता हूं तो मेरा थंब जो है बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो रहेगी बाहर की तरफ रहेगी ए क्रॉस बी की, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं बी क्रॉस ए, ठीक है, अच्छा ये यहां पर हम बना देते हैं, ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक। मगर जैसे ही मैंने क्या करा, बी क्रॉस ए लिखा, तो बी क्रॉस ए का मतलब होता है कि मैंने बी की तरफ मेरी फिंगर्स को ले गया राइट हैंड की और ए की तरफ मैंने कर्ल किया, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब जो बी क्रॉस ए रहेगा इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, ये तो मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। अगर मैं बी क्रॉस ए जा रहा हूं तो मेरी जो डायरेक्शन रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी, यानी कि अब जो मेरा आंसर आएगा ए क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस ए ये रहेगा, बी क्रॉस ए ये रहेगा, ठीक है। तो यहां देखिए इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में ये है, तो यहां पर हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है बी क्रॉस ए के। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। मगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ए क्रॉस जो बी है वो उल्टी डायरेक्शन में किसके है, बी क्रॉस ए के है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी जो है ए क्रॉस बी वो इक्वल टू नहीं रहती बी क्रॉस ए के, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब वापस हम आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। हमको पता है कि हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है, एक रहता है आई कैप जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक रहता है जे कैप जो वाई को रिप्रेजेंट करता है, और एक रहता है के कैप जो जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
क्या आई क्रॉस जे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन हमको पता है, हम थंब रूलर से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हम नहीं देखते उसको। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि तीनों के बीच का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1.1 और साइन कितना हो जाएगा 90। ठीक, अच्छा साइन 90 क्या रहता है, साइन 90 की अगर हम बात करें तो साइन 90, हाँ मुझे याद है कि जब cos 90 आया था तब 0 था, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करूं तो जो i क्रॉस जो j रहेगा उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये तो 1 हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी i डॉट j की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो i ये रहा, i की तरफ मैंने फिंगर्स को ले गया और j की तरफ मैंने कर्ल किया, तो मेरा अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की तरफ, यानी कि z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इन दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो n कैप रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, k कैप के बराबर। तो यहाँ पर मेरा i डॉट j हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k कैप के बराबर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, ये चीज क्लियर होगी। ऐसे ही आप क्या देखोगे, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ऐसे अगर आप दूसरा निकालते हो क्या, j क्रॉस अगर k निकालते हो तो आपके पास में क्या आएगा, यही 1.1। ठीक है, साइन वापस की तरह 90 आ जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, फिर j क्रॉस k की अगर मैं बात करूं तो j का है आपका ये सब ऊपर, ठीक है, और k की तरह इधर की तरफ, तो k की तरफ जैसे फिंगर्स कर्ल करोगे तो आपको मिलेगा i कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा i कैप। ठीक है, तो j क्रॉस k मुझे क्या देगा, i कैप देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर तीसरी क्वांटिटी को लिखते हैं, तीसरी क्वांटिटी है हमारी k क्रॉस i कैप, तो ये हमें क्या देगी, ये हमको j कैप देगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। हमने एक तरीका देख लिया कि i क्रॉस j करा तो मुझे k कैप मिला, कैसे मिला, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, तो तीसरी डायरेक्शन में हमको वेक्टर मिल रहा था, तो ये हमारे पास k कैप आ गया, j का k में करा तो i कैप आ गया, k का i में करा तो j कैप आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे और थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। ये तो हमने देख लिया, तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास निकल कर आई है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। पहली निकल कर आई है कि अगर i का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं j के साथ में तो मेरे को मिलता है k कैप। ठीक है, और j कैप का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ k कैप के साथ में तो मुझे मिलता है यहाँ पर i कैप, और अगर मैं यहाँ पर k कैप का प्रोडक्ट करता हूँ i कैप के साथ में तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर j कैप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, i का j में करोगे तो ही k मिलेगा, j का k में करोगे तो ही i मिलेगा, और k का i में करोगे तो ही क्या मिलेगा, j मिलेगा। ठीक है, इसको उल्टा नहीं कर सकते। चलिए अब मैंने क्या किया, एक और क्वांटिटी ली और यहाँ पर i का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया i के साथ में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, i कैप और यहाँ पर साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना है वो लिखना पड़ेगा, तो i कैप भी यही है और i कैप भी यही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर कितना आ गया 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं i का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ i के साथ में तो मुझे 0 मिलेगा, j का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करता हूं मैं j के साथ में तो भी मुझे 0 मिलेगा, और k का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं अगर मैं k के साथ में तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने तीन एप्लीकेशंस देखी किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर मैं i का j के साथ में करता हूं तो मुझे k कैप मिलता है, j का k के साथ में करता हूं तो मुझे i कैप मिलता है, k का i के साथ में करता हूं तो मुझे j कैप मिलता है। अगर सेम क्वांटिटीज का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 0 के टर्म्स में मिलता है। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो यहां हमने देखा अभी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है किस टाइप से हमारे कार्टेशियन फॉर्म से रिलेटेड है, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए इसको भी रफ करते हैं और थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं, ये चीज को नोट कर लेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्शन के वे में निकल कर आया है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। याद करने का तरीका देखने से पहले खाली अभी एक चीज देख लीजिए, मैंने क्या लिखा है, i क्रॉस j मैंने लिखा है तो मुझे मिल रहा है k कैप। ठीक है, अगर मेरा i इधर है, अगर मेरा j यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो i से j में जाऊंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा कितना, k कैप, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ j क्रॉस i कैप तो क्या मेरा k कैप मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो j की तरफ मैंने मेरी फिंगर्स को ले गया और i की तरफ मैंने कर्ल किया, तो मेरा थंब इस बार अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब की बार जो मेरा थंब पॉइंट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है k की, यानी कि j क्रॉस जो i होता है वो क्या होता है, माइनस का k कैप होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये मेरे पास i था, ये मेरे पास j था, थंब बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये मेरी प्लस की k डायरेक्शन हो गई। मगर जैसे ही मैंने j से i की तरफ गया तो ये j है
ये मेरा आई है, तो जे से आई की तरफ मेरे फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ सीधे हाथ के, तो मेरा अंगूठा इस पर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट मींस ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव के। ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन जो निकल कर आता है कि जो हमारा आई क्रॉस जे रहता है वो इक्वल टू नहीं रहता है किसके, जे क्रॉस आई के। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेम केस यहाँ पर है, जे क्रॉस के अगर आई है तो के क्रॉस जे जो रहेगा वो कितना रहेगा, माइनस का आई कैप रहेगा। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। चलिए कर लिया इसको नोट, इसको रफ करते हैं। आपको जो याद रखना है, आई कैप, फिर आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर बनाएंगे जे कैप, फिर यहां पर बना दीजिए आप के कैप, और ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई कैप बना दीजिए। आपको क्या निकालना है, पहला निकालना है आई क्रॉस जे निकालना है। ठीक, तो देखिए ये आई से आप कहां जा रहे हो, जे जा रहे हो, और एक सीधी लाइन में जा रहे हो, तो आई का अगर जे के साथ में प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए के कैप। ठीक है, फिर सेकेंड, अब जे का के साथ में कर रहे हो तो आप यहां क्या लिखोगे, जे क्रॉस के। तो जे का के साथ में करा तो क्या बच रहा है, आई, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आई के। फिर तीसरा, के का आई के साथ में आप कर रहे हो, के का आपने मल्टीप्लाई करा आई के साथ में, तो के और आई का मल्टीप्लाई कर दिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जे के। ठीक है, फिर आपने क्या करा, जे का मल्टीप्लाई करा आपने आई के साथ में, तो आप ये जे यहां पर है, जे से आप किसकी तरफ गए हो, आई की तरफ गए हो, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में गए हो। तो जैसे ही आप इसके उल्टी डायरेक्शन में जाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव का के। ठीक है, फिर आप आए के से जे की तरफ, फिर आप आए आई से के की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं। के से जे की तरफ गए उल्टी डायरेक्शन में, तो आपका जो आंसर रहेगा क्या आएगा, माइनस का आई के। फिर आई से के की तरफ अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका आंसर क्या रहेगा, माइनस का जे के। ठीक है, और आपको पता ही है आई का अगर आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जीरो आता है, जे का जे के साथ में करते हो तो भी जीरो आता है, और के का के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो भी आपका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। ये चीज क्लियर है। तो ये जो हमने बात करी अभी ये रिलेटेड थी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने तीनों आपके जो ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स रहते हैं, यूनिट वेक्टर्स, एक्स एक्सिस कह लो, वाई एक्सिस कह लो और जेड एक्सिस कह लो, तीनों के हमने अच्छे से बात कर ली है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं डायग्राम्स, तो ये एक आपका एक प्लेन है। ठीक है, ये जो है आपका क्या, एक प्लेन, प्लेन के ऊपर कोई दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है आपका ए और एक वेक्टर है बी। अगर आप इसका ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो तो ए से बी की तरफ आपको जाना रहेगा। तो जैसे आप ए से बी की तरफ जाते हो तो जैसे आपने आपकी फिंगर्स को ए की डायरेक्शन में लिया और बी की डायरेक्शन में उसको कर्ल किया तो अंगूठा आपका ऊपर की तरफ शो कर रहा है। ठीक है, प्लेन की अगर बात कर रहे हैं तो ये देखिए, जैसे आप इसको समझाना चाहते हैं, जैसे कि ये प्लेन है आपका। ठीक है, तो ये आपका कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, आपका बी वेक्टर है। तो आप ए से ये फिंगर्स को ए के डायरेक्शन में ले गए, फिर ए से बी की तरफ जैसे आपने कर्ल किया आपकी फिंगर्स को, आपका थंब अब ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो ये चीज वही बता रहा है। ठीक है, तो ए से तरफ बी तक गए तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो ये आपका ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं, इसको हम ए क्रॉस बी हमने लिखा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, इसी ऊपर की तरफ थी। ठीक है, फिर जब हमने बी क्रॉस ए करा तो बी से जैसे हम ए की तरफ गए तो अब हमारी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो नीचे की तरफ है। यानी कि जैसे ही हमने क्या करा, बी क्रॉस ए करा, तब हमारी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी नीचे की तरफ है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इक्वल जो वेक्टर रहते हैं उनकी डेफिनेशन यही है कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। मगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो सकता हो मगर डायरेक्शन तो अपोजिट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये अभी हमने बात करी थी। तो ये ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल टू नहीं है किसके, बी क्रॉस ए के। मगर अगर मैं ए क्रॉस बी को लिखता हूं और बराबर करता हूं नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के, तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा, यानी कि ये मेरा कंडीशन सही रहेगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए क्या रहता है, इसका नेगेटिव यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन, तो अब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, नेगेटिव का मतलब जस्ट अपोजिट। तो ये कंडीशन फुलफिल करता है अपना कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, यहां तक आपको डायरेक्शन और इन सारी चीजों से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हमको बात करनी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे। क्या देखे थे, जैसे कि अगर कोई दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट रहता है
अगर वो डॉट प्रोडक्ट है और दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका जो आंसर आ रहा था 0 आ रहा था। क्या यहाँ पर भी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है कि ए क्रॉस बी अगर 0 होता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हम बता सकते हैं कि वेक्टर्स की पोजीशन ये होगी? तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए, अभी हमने कुछ चीजें देखी थी वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में, आई जे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर आप आई का प्रोडक्ट करते हो जे के साथ में तब आपको जो रिजल्ट मिलता है वो के कैप मिलता है। ठीक है, ये तभी मिल सकता है जब आपका आई कैप और जे कैप एक दूसरे की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर to each other, then its resultant will be in third direction. ठीक है, यही हुआ ना, when the two vectors are perpendicular to each other then its resultant will be in third direction, यानी कि दोनों के डायरेक्शन के कोई तीसरे डायरेक्शन में उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा, इसको रफ करते हैं। अगर ये जे कैप की जगह मैं आई कैप को अगर ले लूं, ठीक है, इस आई कैप का मैंने प्रोडक्ट करा इस आई कैप के साथ में, तो रिजल्ट क्या आ रहा था, हमारा 0 आ रहा था, क्योंकि साइन जो रहता है 0 वो क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था आपको पता ही है ना कि अगर आई क्रॉस आई अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा मोड में आई कैप, मोड में आई कैप, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा। मगर आपको पता है कि आई की डायरेक्शन यही है और एक और आई की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच के एंगल तो बन ही रहा है। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो इसलिए आई क्रॉस जो आई रहता है कितना रहता है, 0 डिग्री। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये मेरा आई वेक्टर एक ऐसा है और इसी के ऊपर एक और आई वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं मेरे, पैरेलल है। दोनों वेक्टर कैसे हैं मेरे, पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर then their cross product is always 0। ठीक है, ये आपकी काम की बात थी। वहां पर क्या था कि अगर दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हो तब आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। मगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब आपके दोनों वेक्टर्स क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। क्लियर है? तो इसको भी नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारी। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। अब अभी हमने देखा कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है ए और बी और दोनों का एक दूसरे के साथ में क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हो रहा होता है, तो यहां पर हम देखते हैं कि आपके पास में एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है आपके पास में बी, और इन दोनों का अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और यहां पर कितना आ जाएगा, एन कैप। ये बताएगा हमको क्या, मैग्नीट्यूड, ये बताएगा हमको क्या, डायरेक्शन। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है आपका ए क्रॉस बी कह लो, जो बताता है डायरेक्शन को। इतनी चीज क्लियर है दोस्तों। चलिए अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे एन कैप की वैल्यू निकालनी हो, अगर मुझे डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो एन कैप निकालने का तरीका क्या होता है कि ए क्रॉस बी के अपोन में पूरी टर्म को ले जाइए, तो यहां आ जाएगा ए क्रॉस बी, और इसके अपोन में मैं लेके आया हूं मोड ए मोड बी साइन थीटा को। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हो। एक रिजल्ट के वे में अगर पूछता है तो आप इस वे में क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि
दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर आपको तीसरा भी अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो उसका अगर डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर अगर पूछता है उससे रिलेटेड, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। कैसे निकला? जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा है उसी के अंदर से हमने क्या बना दिया, यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला बना दिया। यूनिट वेक्टर भी किसका? उन दो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकल कर आ रहा है उस तीसरी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर। इतनी चीज क्लियर है? चलिए अब यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं साइन एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वहां पर हमने कॉस एंगल निकाला था, यहां पर हम बात करेंगे साइन एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो साइन एंगल कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है कि जो a क्रॉस b है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड a मॉड b और साइन थीटा, ये होता है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, जल्दी से बताइए। a क्रॉस b डिवाइड बाय मॉड a मॉड b, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन थीटा निकालने का। क्लियर है दोस्तों? तो आप इस रेस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हो, इसका एंगल भी निकाल सकते हो साइन थीटा वाला, ठीक है। और यहां पर इसके थ्रू आप डायरेक्शन की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। तो इन फॉर्मूलाज का नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए ये नोट कर लिए। अब यहीं पर एक और चीज लिख लीजिए कि अगर आपको किसी का ए क्रॉस अगर बी निकालना होता है तो आपको एक और फॉर्मूला यूज होता है। जैसे आपको एक मोड बनाना, मोड के अंदर आप ऊपर लिखोगे आई कैप, यहां पर लिखोगे जे कैप, यहां पर लिखोगे के कैप, ठीक है। और यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी x1, यहां पर आ जाएगी x2, यहां पर आ जाएगी y1, यहां पर आ जाएगी y2, यहां पर आ जाएगी आपकी z1, यहां पर आ जाएगी z2। अगर आपको आई जे के फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो और अगर आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप इस वाले मॉड से यानी कि मॉड्यूलस से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमने सारी चीजें देख ली है कि क्या क्या हमको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको निकालनी पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं थोड़े से कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। जैसे आपके डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, वर्क हो रहा था, ऐसे यहाँ पर और क्या क्या एग्जांपल्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके क्रॉस प्रोडक्ट को। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। चलिए तो इसके जो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट का वो है आपका टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और एफ क्या है आपका फोर्स है, ठीक है। ये भी एक ऐसी क्वांटिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी कैसी क्वांटिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ में जैसे ही आपने क्रॉस गुणा करा तो आपको तीसरी क्वांटिटी मिली टॉर्क, और एक टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसे? जैसे अगर मैं बात करता हूं जी, मेरे पास में एक पहिया है, टायर है, और आपने देखा होगा कि जो बसेस रहती है उनके जो बड़े बड़े टायर्स रहते हैं उनको खोलने के लिए जैसे यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, ये बस का एक टायर है, यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करता है एक बंदा वो पाना लेता है और पानी का इतना बड़ा डंडा लेता है, ठीक है, और उस डंडे के ऊपर चढ़ के उसको दबा दबा के खोलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करवा रहा है, ठीक है, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो आर होगा, तो ये भी हमारा एक वेक्टर हो गया, फोर्स भी हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही इस आर डिस्टेंस की तरफ अगर मैं जाता हूं और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आर की तरफ में गया, मैंने क्या लिखा, आर क्रॉस एफ लिखा है, तो मुझे आर से एफ की तरफ जाना है, तो ये आर ऐसा है मेरा आर से, और एफ नीचे लग रहा है तो आर की तरफ नीचे की तरफ अगर मैंने मेरी फिंगर्स को कर्ल किया है तो मेरा अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की डायरेक्शन को, यानी कि जो नट है ये बाहर निकल कर आएगा। और ये बाहर निकल क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाहर की तरफ एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है, और टॉर्क की जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, इसी बाहर की तरफ रहेगी, टाउ की डायरेक्शन। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब इसको बोतल के ढक्कन की एग्जांपल से भी समझ सकते हो। बोतल का ढक्कन लीजिए, ठीक है, और बोतल के ढक्कन से देखिए रेडियस बाहर की तरफ है, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, ऐसे की तरफ अगर फोर्स लगा रहे हो, रेडियस आपकी इधर रहती है ढक्कन की, और फोर्स अगर ऐसे लगा रहे हो तो वो बाहर की तरफ खुलता है, और अब उल्टा लगा तो अंदर जाता है। तो आप जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग
लगाते हो फोर्स, उसके अकॉर्डिंग आपका ढक्कन अंदर या बाहर जाता है। आप उसको वेक्टर के फॉर्म में समझ सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल था किसका, टॉर्क का। और भी क्या हो सकते हैं, और भी जो एग्जांपल्स है इसके अंदर आपका आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सारी चीजें होती है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो आपके काम की चीज है वो है टॉर्क, इसको ध्यान में रखिए, आपको पूरा क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, जल्दी से। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, आपको बी वेक्टर दे रखा है, और दोनों दे रखे हैं आई, जे और के फॉर्म में। क्लियर है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको पता करना है कि जो ए है क्या ये पैरेलल है बी के, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल अगर रहते हैं तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर मेरा पैरेलल है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, हमने देखा कि ये आई, जे और के फॉर्म में दे रखा है, तो आई, जे और के फॉर्म में अगर दे रखा हो तो ए क्रॉस बी जो निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पर हम लेते हैं x1, यहां पर आता है हमारा y1, यहां पर आता है z1, यहां पर आ जाएगा आपका x2, यहां पर आ जाएगा y2 और यहां पर आ जाएगा z2। यानी कि हम ये टेबल मेथड यानी कि टेबुलर मेथड की हेल्प से हम इसका ए क्रॉस भी निकाल सकते हैं। अगर ये टर्म हमारी 0 आ जाती है तब हम कह सकते हैं कि हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में। क्लियर है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं, यहां पर हम वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। तो हमने वैल्यूज को जैसे ही लिखा तो हमारे पास आई कैप है, हमारे पास जे कैप है और हमारे पास के कैप है, ठीक है। अगर हम x1 की बात करें तो i के साथ में जो पहली टर्म है उसको हम x1 काउंट करते हैं और b के साथ में जो पहली टर्म है उसको हम x2 काउंट करते हैं। क्लियर है। तो x1 दे रखा है हमको 2 और x2 हमको दे रखा है -6, j के साथ में क्या है यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, और j के साथ में यहाँ पर क्या है 9 है तो ये 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर k के साथ में 1 है, यहाँ पर k के साथ में 3 है, यानी कि ये हमारी अब टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलिए देखिए, हम ये वाले पोर्शन को रफ करते हैं, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, क्या निकाल रहे हैं हम, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर i है तो हम इसको i को लिखेंगे, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी टेबल है आपको जो मोड में कुछ भी दे रखा है तो ये चलता है एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है हमारी प्लस से, ठीक है। हम आई कैप की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई कैप को पहले पूरा, आई कैप की जो लाइन है इसको पूरी को छुपा लीजिए और इधर वाली आई कैप की लाइन को छुपा लीजिए। इसको मैंने छुपाया और इसको मैंने छुपाया तो मेरे पास ये खाली इतनी सी टर्म दिखी, -3, 1, 9 और 3। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, ठीक। आई कैप हो चुका है, अब हम किसको लेंगे, जे कैप को। क्लियर है। तो जे कैप को जैसे मैंने लिया तो यहाँ पर आ जाएगा आगे की तरफ माइनस, क्योंकि ये जो इसको सॉल्व करने का वे होता है ये यही होता है कि एक बार आपको प्लस में लेना है, फिर सेकंड आता है माइनस में, फिर थर्ड कुछ भी आप लोगे तो वो आएगा फिर प्लस में, फिर फोर्थ क्वांटिटी आप जो भी लोगे माइनस में आएगी, यानी कि जो टेबल है प्लस माइनस के रेस्पेक्ट में चलती है। क्लियर है। अब जे कैप मैंने लिखा है, ठीक। तो जे कैप के ऊपर वाली, जे कैप के नीचे जितने भी उन सबको छुपा दो, और आई कैप मतलब ये जे कैप के क्रॉस में जो भी इन सबको छुपा दो, तो आपको क्या दिख रहा है, यानी कि ये वाली लाइन को आप छुपा दो और ये वाली लाइन को आप छुपा दो तो आपको क्या दिख रहा है, 2, 1 और 6 और -3। तो यहाँ पर 2, 1 -6 और 3 दिख रहा था, ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये +1 -j, अब यहाँ पर जो आएगा आपके पास में क्या आएगा, प्लस का के आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में फिर प्लस में। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको छुपाना है के वाली टर्म को, तो के के नीचे कौन है, ये सारी चीजें, और के के ऊपर वाली लाइन को छुपा दीजिए। तो आपके पास में जो टर्म्स दिख रही है वो क्या बच रही है, 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर बच रहा -6 और यहाँ पर 9, ठीक है। यानी कि हम इतना आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं पहले, ठीक है। ये इतनी टर्म हमारे पास में अभी आ चुकी है, अब इसको और सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने आई कैप को लिखा, फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस -3 का इस 3 के साथ में ऐसा मल्टीप्लाई करना है, इस 9 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो जैसे आपने -3 का इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई करा तो यहाँ कितना जाएगा, -9, ठीक है। अब ये -9 तो आया है इस वाली का क्रॉस प्रोडक्ट करने से, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आएगा आपका माइनस, यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। क्लियर। फिर 9 का 1 में करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये चीज समझ में आ गई। चलिए ठीक है। फिर यहाँ पर आपने लिखा माइनस का जे के, फिर आपने ब्रैकेट लगाया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट 2 का 3 में, फिर 6 का 1 में। अब देखिए पहले 2 था तो पहले 2 का 3 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर। फिर आपको सेंटर में क्या लगाना है,
माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर 6 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। फिर आपका प्लस का किए ले लीजिए यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 का पहले 9 में, फिर 6 का -3 में, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, ये प्लस में, फिर यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, फिर ये कितना हो जाएगा, फिर वापस प्लस का 18, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना। ये चीज क्लियर होगी, इतनी चीज आपको समझ में आई है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी हमने। चलिए तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए सॉरी, हमने कुछ गड़बड़ करी है, हमने कोई एक वैल्यू माइनस में नहीं ली है। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू है ये माइनस का के है, कितना है, माइनस का के, ठीक है। तो ये जब माइनस का के अगर जैसे यहाँ पर आ जाता है तो हमारे पास में जो वैल्यूज बचती है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस का बना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस का बना जाएगा, और क्या आ जाएगा, हाँ बाकी सारा हमारा सही है, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ करी थी, यहाँ पर माइनस का के नहीं लिया था, ये चीज समझ में आ गई। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में ये माइनस है, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, वो ये पूरी टर्म हमारी चल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यूज क्या बची, आई केप माइनस का 9 प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का जे केप यहाँ पर 6, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस का के केप, यहाँ पर 18 माइनस का 18, ठीक है। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्लियर है। यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 0। तो 0 कैसे आया हमारा, A क्रॉस B जो निकल कर आया है हमारा 0 निकल कर आया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अब इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमने पहले प्लस ले लिया था, फिर हमने इसको सही कर लिया है, यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो A क्रॉस B हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। दैट मींस A क्रॉस B अगर हमारा 0 है तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, यानी कि A वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर के, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा जो रहता है वेक्टर वाला पोर्शन पूरा सम अप होता है, क्लियर है दोस्तों। इसके क्वेश्चंस हम और करेंगे, और आपको जो प्रैक्टिस शीट्स मिलती है आप उसमें भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर रहता है वेक्टर वाला पोर्शन, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम उसको और सॉल्व करेंगे आगे। और अब जो हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं वो हमारा आएगा मोशन इन प्लेन, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे 2D और प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, थैंक यू।